बेटा आवाज आ रही जी बट साहब आवाज आ रही जी बेटा इस तरह करें मेरा ख्याल है सबसे पहले जरा अगर 5-10 मिनट लगा के ये जो सुबह सवाल शुरू हुआ था इसको कंप्लीट करना जरा वो फिर मैं डिजिटल पे आता हूँ ये जो बात बीच में जरा रह गई थी इसको जरा फाइनल करना जी पेज नंबर आपके पास था पेज नंबर 74 पेज नंबर 74 आवाज ठीक है बट आपको सही है जी बेटा मेरा ख्याल है आवाज ठीक है अगर काइंडली अपना जरा गैजेट्स वगैरह चेक कर लें जी मटेरियल से रिलेटेड जो वर्किंग की थी ये ठीक है यार चलें सर फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाना 3-4 पॉइंट्स रह गए ये खत्म कर लो The production of Zeta would require 800 skilled labor hours at 200 per hour. Presently, 1440 labor hours remain idle during each month. 250 unskilled labor hours can be hired at 120 per hour. 150 machine hours. If the machine is not used for Zeta, it may be leased out at 4000 per day. सिर्फ एक छोटी सी चीज पिछले पेज पे ज़हन में रख के ये ऑर्डर वुड बी कंप्लीटेड इन 15 डेज है इस 15 डेज को पिछले पेज पे ज़हन में रख के जरा मुझे थर्ड पॉइंट के फर्स्ट पॉइंट की वर्किंग बता क्या कोई रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ स्किल्ड लेबर आवर्स है सोचा ये मुजफ्फर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा असल में ये मुजफ्फर ये जो 1440 लेबर आवर्स ना ये आइडल तो हैं लेकिन ईच मंथ में तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 15 डेज का इन अदर वर्ड्स हाफ तो शायद 15 दिनों में 720 घंटे आइडल है और 800 आवर्स हमें चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में वुड रिक्वायर तो वो एक महीने के आइडल आवर्स बताए हैं तो 15 डेज के आइडल आवर्स 720 और देयर फोर 800 माइनस 720 80 लेबर आवर्स हमें अवेलेबल करने पड़ेंगे एट द रेट ऑफ 200 तो इज इक्वल टू 16,000 ठीक है बेटा मुजफ्फर आपको समझ आ गया बाकी तो सब ठीक बता रहे थे शायद वकास भी शायद था वकास मोहम्मद वकास समथिंग एंड अदर्स कोई और इशू जी उमैर आप खामोश हो ओके देन माय डियर नेक्स्ट पॉइंट कैन बी हायर्ड ये तो हायर करने पड़ने किए जा सकते हैं अनस्किल्ड लेबर आवर्स ये तो सिंपल वर्किंग हो जाएगी 250 इंटू 120 30,000 अब क्या इनको ट्रेन करना या नहीं करना अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो वी कांट अज्यूम एनीथिंग अकॉर्डिंग टू दिस डाटा 250 अनस्किल्ड आवर्स एट द रेट ऑफ 120 पर आवर तो 30,000 कैन बी हायर्ड विच कैन बी हायर्ड जिन्हें रखा जा सकता है तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे तो रखेंगे देन उसके बाद आगे आ जाए 150 मशीन आवर्स अब मशीन आवर्स की बेस पे कोई ओवरहेड्स अभी नहीं अवेलेबल वो मेरा ख्याल आगे आगे पढ़ेंगे जाके तो पता चल जाएगा तो 150 मशीन आवर्स लेकिन इस अगली लाइन पढ़ेंगे इसकी कोई सिग्निफिकेंस है 4,000 पर डे की बताएं जी बिल्कुल ठीक है साहब सही कह रहे हैं
एक वर्ड इसके साथ लिखें, बल्कि पहले थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड करें, ठीक है, सही वर्ड यूज करें आप लोग। अगर मशीन को जीटा में ना इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, बिल्कुल सही है, सही है, तो हम इसे लीज पे दे सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है जी। इसको ना बड़ा इंशाल्लाह कल हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो वर्ड्स मैंने कमिटेड कॉस्ट बोला था आज, इसके साथ जरा एक वर्ड लगाएं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है अगर हम मशीन यूज करेंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर हम मशीन यूज करेंगे तो 4000 पर डे का नुकसान उठाना पड़ेगा, ये रेंट नहीं मिलेगा। और अगर हम मशीन यूज नहीं करेंगे तो ये रेंट मिल सकता है। इट मींस ईटा को बनाने की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि वी हैव टू सेक्रीफाइस दिस 4000 पर डे। और अगर हमारे 15 डेज में काम होना है तो 4000 इंटू 15, विच मीन्स 60,000 is the opportunity cost of using this machine for Zeta, which becomes a relevant cost जो फिर हमें कंसिडर करनी चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट की बिड प्राइस फाइनल करते हुए। मेरे वर्ड्स ठीक है सारे? ये सर फिक्स है या टेम्परेरी है? अब्दुल्ला शरीफ साहब, उसका मसला नहीं है। हमें बताया हुआ है कि आइडल है ड्यूरिंग द मंथ, 1440 घंटे आइडल है। और अगर 1440 पर मंथ में से हम हाफ 15 दिनों में यूज कर लेंगे तो उसके एंगल से कुछ नहीं हमें बताया हुआ कि कोई एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा या नहीं। देयर फॉर अकॉर्डिंग टू डाटा आई थिंक 80 आवर्स की कॉस्ट निकल सकती है। अकॉर्डिंग टू लाइन आपके सामने है, मतलब इसमें हमें कोई अज्यूम नहीं आई थिंक करना चाहिए। जो आपके सामने है वही आपके सामने। आइडल आवर्स हैं, आइडल फारग आवर्स हैं, तो अगर हम काम करा लेंगे तो ठीक है, आइडल है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ फिर, बात आपकी वैसे कुछ अगर सोचा जाए तो शायद बन सकती है कि अगर ये आइडल है तो इसका मतलब हमारे अपने एम्प्लॉयज हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हमने बैठाए हुए हैं और आइडल बैठे हुए हैं तो उन्हें काम करवा भी लिया जाए तो शायद कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं। ठीक है अब्दुल शरीफ, तो ऐसा मेरा ख्याल है गिवन नहीं है कुछ जिसके बेस पे को हम फर्दर डिसीजन ले सकें। जी सर जी। जीपीएल अब्जॉर्ब्स, जी जीरो ही है सर। अगर आपने सर जी सोचा प्लीज, 720 घंटों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो है माय डियर। सिर्फ 80 घंटों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले रहा हूँ, 80 घंटों की कॉस्ट मैंने ली है, तो 720 तो जीरो ही है सर जी। 720 जीरो ही है जी माय डियर। जीपीएल absorbs overheads at 400, very important words, per skilled and unskilled laborers। 400 रुपया हर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर आवर्स का ये ओवरहेड्स है, बेस्ड ऑन फुल कंसंट्रेट, बेस्ड ऑन normal capacity of 50,000 hours। Fixed overheads are estimated at, fixed overheads are estimated at 6 million. If GPL decides to produce Zeta, fixed overheads would increase by, मेरी पहले बात पूरी हो जाए फिर अपने ओपिनियन दीजिएगा। देखिए बेटा, ये 400 पर आवर दिया हुआ है ओवरहेड्स का एक रेट, ओवरहेड्स। देन उसने उसके बाद एक इंफॉर्मेशन हमें दी है बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, बजटेड कैपेसिटी, अगर आपको बड़ी याद आ जाए तो। इस डाटा से, ये जो नीचे सेकंड लाइन है, सेकंड सेंटेंस है, इस डाटा से मैं एक फिक्स्ड ओवरहेड्स का आर्ली रेट निकाल सकता हूं। कैसे? फॉर्मूला से बनाए, एस्टिमेटेड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय 50,000 आवर्स, तो इट इज इक्वल टू आई थिंक 120 पर आवर। कैलकुलेट करें आप लोग, 120 पर आवर पर लेबर आवर, वाई पर आवर, ठीक है, आर से डिवाइड कर रहा हूं। देन बेटा ऊपर जो लिया ना 400, और से देखें, ये ओवरहेड्स का रेट है, तो 400 में से अगर मैं 120 माइनस कर दूं तो ये बनेगा 280।
तो अभी कल आज सुबह ही बल्कि कहना चाहिए, ये बात हुई थी कि ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स का एस्टिमेटेड ओवरहेड्स की बेस पे रेट है ये तो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन 400 में से अगर मैं 120 माइनस कर दूं तो ये जो 280 है मेरा ख्याल है कि ये वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आ जाएगा। ओके मेरी बात ठीक है। और यहां से फिर गौर से अगर आप देखें तो ये पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर आवर्स की बेस पे रेट था 400, तो 280 इज पर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर आवर्स। क्या करूं, फुल कंसंट्रेट 800 घंटे ऑफ लेबर स्किल्ड और 250 घंटे ऑफ अनस्किल्ड, यहां से ले रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय 280 करके वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे। क्या वेरिएबल ओवरहेड इज अ रेलिवेंट कॉस्ट? यस, वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, जो वेरी करेगी अकॉर्डिंगली डिसीजन के साथ साथ। लेकिन क्या फिक्स कॉस्ट इज आल्सो रेलिवेंट कॉस्ट? यस इट कैन बी, अगर इंक्रीमेंटल है तो रेलिवेंट है, और अगर एग्जिस्टिंग है अब्जॉर्प्शन रेट्स की बेस पे को बजटेड है तो वो फिर रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। तो 800 प्लस 280 is equal to and multiplied by 280 is equal to I think 2,94,000। वर्किंग जरा करें आप लोग। और आखिरी बस मेरी बात सुने, फिर आपका अगर कोई पॉइंट रह जाए, और पॉइंट नंबर 4 में इसी में जो लास्ट सेंटेंस है, मेरा ख्याल है कि ये 1.5 लाख रुपया भी जो फिक्स्ड वुड इंक्रीज बाय, अगर हम जीटा को प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो 150,000 फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो दिस इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट बिकम्स रेलिवेंट। तो ये फिगर 294,000 एंड 1,50,000 मेरा ख्याल है टोटल यहाँ से रेलिवेंट कॉस्ट मिली है। सारी वर्किंग नोट कर लें, अगर कंफ्यूजन किसी जगह है तो जरूर बताएं। जी मुझसे मेरा ख्याल है आप पढ़ें जरा, ओवरहेड वर्ड लिखा हुआ है, तो ओवरहेड का मतलब वेरिएबल और फिक्स दोनों। जो सेकंड सेंटेंस है वहां से मैंने फिक्स्ड ओवरहेड्स उठा के एक बजटेड रेट निकाल दिया फिक्स्ड ओवरहेड्स का। आर्ली रेट है तो 400 आर्ली रेट माइनस 120 आर्ली रेट से मैंने वेरिएबल ओवरहेड रेट निकाल के वर्किंग कर ली है। आप पढ़ें जरा, आपके मेरे ख्याल आपके सामने इन्फॉर्मेशन, ओवरहेड्स रेट है, फिक्स्ड ओवरहेड रेट नहीं है। और देन फिर सेकंड सेंटेंस में फिक्स्ड ओवरहेड रेट खुद निकाल सकते हैं। ठीक है मोहसिन जी डियर, कोई और कंफ्यूजन? एक काइंडली सब लोग जरा यहाँ तक रिस्पॉन्ड कर दें, कोई इशू तो नहीं है रह गया? जी माय डियर, फाइनली जरा नंबर 5 पढ़े, ये जरा खुद बताएं, नंबर 5 और नंबर 6 आपने बताना है। जो अंडरस्टैंडिंग है प्लीज ट्राई करें, जो समझ आता है बताएं। जी आर है या नॉट आर, रिलेवेंट है या नहीं? जनरल एडमिन कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय, अंडरलाइन वर्ड्स, वुड इंक्रीज बाय, ट्रांसलेशन करें इसकी जरा जहन में, वुड इंक्रीज बाय। अगर हम प्रोडक्शन करेंगे जीटा तो जनरल एडमिन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी 1 लाख से। इन अदर वर्ड्स अगर नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेगी। इज इट इंक्रीमेंटल एडमिन कॉस्ट? यस। क्या ये हमारे डिसीजन से चेंज हो सकती है? यस। अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो इंकर होगी, अगर प्रोजेक्ट नहीं करेंगे जीटा का तो फिर इंकर नहीं होगी। तो ये बटा भी एडमिन कॉस्ट, इंक्रीमेंटल एडमिन कॉस्ट एडिशनल रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। एनी कंफ्यूजन? नहीं बेटा ऐसे नहीं है जी, बट सब ठीक है, सब कुछ मेरी अपनी वीडियो वगैरह भी, कैमरा ठीक है मिल रहा?
स्टक है, स्टक जी माय डियर। नेक्स्ट उसके बाद ठीक है कुमार, छोड़ दें, अगर वीडियो नहीं आ रही तो मैं जरा चेक कर लेता हूँ, एक मिनट जरा। आप लोग पॉइंट नंबर 6, अब आपने मिस्टेक करनी है। अगर आपने ट्रांसलेशन ना की तो आपकी मिस्टेक हो जानी है, और अगर आपने ट्रांसलेशन सही कर ली इसकी तो टेस्ट योर इंग्लिश, मेरा ख्याल है मुझे बिल्कुल सही बता देंगे। द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ द GPL हैज इंकर्ड अ कॉस्ट ऑफ, जी ट्रांसलेशन करो, आवाज तो ठीक है, आवाज ठीक है। ट्रांसलेशन बड़ा इसकी ये, प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ GPL ने प्रोडक्शन ऑफ जीटा के लिए एक फिजिबिलिटी प्रिपेयर करने पे 20,000 का खर्चा इंकर कर दिया है। क्या उमेर साहब में मेरा क्वेश्चन सुने दो, क्या अगर जीटा का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो ये खर्चा आएगा, और क्या अगर जीटा का प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये खर्चा नहीं आएगा? सर जी हैज इंकर्ड है माय डियर, हैज इंकर्ड। क्या अब हम ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें, ये 20,000 का खर्चा इंकर हो चुका है, हो नहीं जाएगी उमेर, हो गई है शायद। इसके साथ एक वर्ड लिखें, संक कॉस्ट। क्या हमें प्रोजेक्ट ना मिले तब भी ये खर्चा हो चुका है, और क्या हम प्रोजेक्ट करें तब भी ये खर्चा हो, क्या हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की वजह से खर्चा है? फर्स्ट करें इस तरह सेंटेंस लिखा हो, द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ द GPL वुड इंकर अ कॉस्ट ऑफ 20,000। वुड इंकर अगर हो जाए वर्ड, अगर वुड इंकर हो जाए, वुड इंकर करेगी, अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट, अगर GPL प्रोडक्शन करेंगे तो फिर हम फिजिबिलिटी स्टडी बनवाएंगे। अगर वुड इंकर हो जाए तो ऑब्वियसली ये रेलिवेंट है जी। कमिटेड कॉस्ट भी है, संक भी है। कमिटेड और संक में बारीक सा फर्क है, इंशाल्लाह कल डिस्कस भी करूंगा। कमिटेड वो होता है जो एग्रीड हो, एग्रीमेंट के मुताबिक हो। तो यहाँ भी फर्स्ट करें जिससे आपने फिजिबिलिटी स्टडी बना ली है, उससे अगर आपने एग्रीमेंट किया हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्ड अगर नहीं भी अभी हमें पता, खर्चा हो चुका है, ठीक है। तो हमारे डिसीजन से खर्चा नहीं होना, ये खर्चा हो चुका है, हैज इंकर्ड। अच्छा थोड़ा सा एक एफर्ट करें जरा। फर्स्ट करें लिखा हुआ है, द प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ GPL हैज इंकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 20,000 ऑन प्रिपेयरिंग फिजिबिलिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जीटा व्हिच इज, डीटेक नो, ये मेरी वर्ड्स है, व्हिच इज येट टू बी पेड, व्हिच इज येट टू बी पेड। फर्स्ट करें इससे आगे बढ़ जाए, अब बताइए क्या है? नहीं मतलब रेलिवेंट है या नॉट रेलिवेंट है? बेटा ना करें ना करें, अभी भी रेलिवेंट है, अभी भी रेलिवेंट क्यों है? खर्चा हो चुका है, अब प्रोजेक्ट मिले या ना मिले पे करना ही करना है। तो अगर पे कर दिया तब भी रेलिवेंट है, और अगर अभी पे करना भी है तो तब भी इरेलीवेंट क्यों है? हम अब कुछ भी कर लें, हम अब कुछ भी कर लें, ये खर्चा हो चुका है। खर्चा हो चुका अगर है तो पैसे देने ही देने हैं, चाहे आप प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या नहीं। बस इससे ठीक है, अरसलान ने सही कहा, इन दैट केस बस पेबल है, लेकिन इवन देन यू हैव टू पे क्योंकि खर्चा हो चुका है। इन बोथ द केसेस, चाहे ओरिजिनल सेंटेंस हो और चाहे इस तरह से वर्ड लिखा हो विच इज येट टू बी पेड, फाइनल मेरे वर्ड सुने, ये इररेलेवेंट कॉस्ट है। अगर ये वुड बी इंकर्ड हो, वुड बी इंकर्ड, तो देन ये रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी। वो कल डिस्कस करेंगे अलवीन साहब। संक और कमिटेड कॉस्ट में जो बारीक से डिफरेंसेस हैं ये कल डिस्कस कर लेंगे, वो कर ये इंशाल्लाह कल फर्दर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन कमिटेड कॉस्ट हो या संक कॉस्ट हो, दोनों इररेलेवेंट है। कमिटेड असल में वर्ड होता है, थोड़ा सा बस अगर बता दूं आपको, अगर कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ है, कोई रेंट एग्रीमेंट है, कोई लीज एग्रीमेंट है, वो खर्चा कमिट हुआ हुआ है। संक का मतलब होता है कोई भी ऐसा खर्चा जो अब रिकवर नहीं हो सकता। मसलन आप गाड़ी खरीद चुके हैं, आप रॉ मटेरियल परचेज कर चुके हैं, आप फिजिबिलिटी बना चुके हैं, तो यकीन जरूरी नहीं कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स की बेस पे ये संक हुआ हो। तो कमिटेड मींस कॉन्ट्रैक्ट्स की बेस पे है, दोनों पास खर्चे हैं। कॉमन दोनों में क्या है, संक और कमिटेड पास के खर्चे हैं। लेकिन कमिटेड थोड़ा वर्ड तब यूज होता है
जब एग्रीमेंट हो गए हों। और सर जी मैं वुड बी पेड बात नहीं कर रहा साहब, आपने अपनी मर्जी से एक वर्ड लगा के मेरे पे लगा दिया है। वुड इंकर मैंने वर्ड बोला था। अगर आप फिजिबिलिटी बनवा चुके हैं, पैसे वुड भी अगर पेड हो, तो वो मेरी बात ये है विच इज येट टू बी पेड, वुड बी पेड, इवन देन इरेलेवेंट है। मैंने प्लीज मेरे वर्ड्स प्लीज वही हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने बोले थे। द प्लानिंग डिपार्टमेंट वुड इंकर अ कॉस्ट, अगर हो वुड इंकर अ कॉस्ट अगर हो तब रेलिवेंट होगा। ठीक है साहब। जी बिल्कुल ऐसे ही सर, जैसा आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है साहब, मेरा ख्याल है मैं आपसे एग्री करता हूँ। तो फाइनल बेटा मेरा पॉइंट ये है कि दिस 20,000 इज इररिलेवेंट। ठीक है जैद, आपकी बात क्लियर है? मैं एग्रीड हूँ सर। ठीक है, आपने हम एक डिसीजन ले रहे हैं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करें या नहीं, उसके लिए हमने एक फिजिबिलिटी बनवा ली है। तो अब अगर हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें, इट हैज टू इनकर। देन बेटा इसके नीचे इसके बाद फिर एक आंसर है। आंसर की बजाय अगर एक फेवर कर सकें आप, कैलकुलेटर उठाएं। ये जो फिगर हमारी फाइनल इनका था टोटल करें कैलकुलेटर। 1 लाख, सॉरी 10 लाख, 4 लाख 5,000 -20, इनमें से जो फाइनल फिगर्स होगी पे 16,000 है। मैंने वैसे लिखी तो ही है, होपफुली सारी आ गई। 16,000 है, 30,000 है, फिर 60,000 है, फिर उसके बाद 294 है, 150 है, 1 लाख है। जरा कॉस्ट बताएंगे प्लीज। चेक कर लीजिएगा, मुझे नीचे टोटल में गलती लग रही, ये ना हो नीचे से देख के बता दें। जी राउत कैलकुलेट किए ना यार। 2035। जी माय डियर, बस आखिरी चीज इसमें ये है कि रेलिवेंट कॉस्ट निकाल ली है, तो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो इसका अगर फाइनल करना जरा, हमने एक बिड प्राइस कोट की थी डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। तो एक फाइनल प्राइस बता दूंगा डिवाइड बाय 8। मार्जिन अवेलेबल था 254370। चेक कीजिएगा जरा। जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी इसमें? बहरहाल इसको इंशाल्लाह कल सुबह दोबारा यहीं से डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे। आप लोग एक नज़र जरूर देख लीजिएगा, कल दोबारा यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मीन वाइल अब जो रिमेनिंग टाइम हमारे पास आधा घंटा रहता है, जरा मेरा ख्याल है कोशिश करके देखते हैं शायद डिजिटल इंडस्ट्रीज वाला जो क्वेश्चन था वो हम किसी हद तक अगर डिस्कस कर पाए। जरा बुक खोलने का जरा। बहरहाल आई मस्ट अज्यूम कि आपने जरूर टाइम निकाल लिया हुआ है और डिजिटल वाला क्वेश्चन आपने जरूर पढ़ लिया हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मुझे जरा 1 मिनट अगर आप अलाउ करें, मैं इसलिए खामोश होने लगा कि आप जरा क्वेश्चन रिवाइज कर लें। जी बेटा, अगर राहुल अब्दुल्ला कर लिया है तो मेरा से जरूर चंद एक बातें जरूर सुन लीजिएगा, आपका जरा रिफ्रेश हो जाएगा। जिन बच्चों का इशू है साथ रिजॉल्व हो जाएगा। जी मोहसिम एंड राहुल अब्दुल्ला, चंद वर्ड्स मेरे जरूर सुन लीजिएगा, और जिनके इश्यूज हैं वो मैं जरा रिजॉल्व करता हूँ। तो जस्ट 1 मिनट के लिए मैं इसलिए रुक रहा हूँ। आप जरा अपने रजिस्टर वगैरह जो हमने सॉल्व किया हुआ अपने पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको भी सामने रखना है, क्वेश्चन भी पढ़ने का था दोबारा। जी दो दो इश्यूज हैं, मैं जरा अब्दुल रशीफ साहब मुझे टाइम दीजिएगा, जरा मैं इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ। तो जस्ट 1 मिनट आप लोग पढ़ लें, मैं मीनवाइल जरा अभी आपसे दोबारा
जी सर जी, इकट्ठे हो जाओ जरा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स जरा एक मिनट शुरू कर लें, फिर मैं स्पेसिफिकली डिस्कस कर लेता हूँ जहाँ जहाँ आपके इश्यूज हैं। सबसे पहले तो बड़ा उसने एक प्रोजेक्टेड सेल मांगी हुई है फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो एक तो बजटेड सेल निकालनी है नेक्स्ट ईयर की। सेकेंडली फिर उसने एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मांगा हुआ है आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ द अबव मेजर्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज बल्कि उसने मांगी। तो बजटेड सेल्स बल्कि अगर फॉर्मूला परसेंटेज वाला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स इनटू 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी फिर कैसे आएगा? बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अब मैं जरा स्पेसिफिकली आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जिस फिगर में इशू है वो अगर मुझे आप स्पेसिफिकली बता देंगे तो मेरे लिए जरा आसानी रहेगी। सारा कुछ मैं इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता कि मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीजें अब आप डेफिनेटली आसान सवाल नहीं था, काफी ज्यादा चीजें थी। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा 100% क्यों नहीं हुआ, लेकिन जहां जहां हो गया है फिर मेरा ख्याल है वहां वहां हम ये टाइम अगर ना वेस्ट करें। जी मुझे जरा स्टार्ट से बता दें प्रोजेक्टेड सेल्स की फिगर, ठीक है? नहीं इस तरह माय डियर, ये तो मतलब अतीक साहब, ये तो पैरा पैरा नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि 89.6 मिलियन है। पैरा नंबर 1 में ये लिखा हुआ है कि 2017 में 89.6 मिलियन सेल है और 80 विच इज 80% ऑफ द ब्रेक इवन सेल। इसका मतलब अगर हम ब्रेक इवन निकालना चाहते हैं कैलकुलेटर पकड़ें जल्दी से अतीक साहब। 89.6 मिलियन डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो 112 मिलियन ब्रेक इवन सेल है। और क्योंकि हम लॉस में है मेरा ख्याल है, इसका मतलब हम लॉस में एग्जिस्टिंग नहीं। तो 112 मिलियन इज द सेल। उसके बाद लिखा हुआ है सी एस रेशियो है 25%, विच मीन्स अगर सेल 100 है तो वेरिएबल कॉस्ट 75 है, कंट्रीब्यूशन 25 है। तो 89 को अगर हम 16 पे करेंगे वो मेरे ख्याल से, अब एक मिनट जरा रुकिएगा जरा, पहले मुझे जरा स्पेसिफिकली जवाब लेना चाहिए। बेटा प्लीज, वैसे भी मेरे ख्याल साहब ये जो आप फरमा रहे हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है। प्लीज ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से हम मिक्स ना करें, ऐसे ना करें सर। वो तो बोरिंग कॉस्ट IS 23 है सर, ये स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं, IS 23 थोड़ी, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है माइट में। बहरहाल मैं उस पर आता हूँ एक मिनट। तो अतीक साहब एक तो ब्रेक इवन 89.6 मिलियन डिवाइड बाय 80 इंटू 100 अगर करेंगे तो ब्रेक इवन सेल निकल सकती है। सेकेंडली कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 25% ऑफ सेल्स, तो इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट 75% ऑफ सेल है। ठीक है, तो अब आपने पास 89.6 मिलियन है, उसकी लास्ट लाइन में वो कहता है ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, कैलकुलेटर पे लिखा 89.6 मिलियन को अगर आप 75% करेंगे तो ये ठीक सा वेरिएबल कॉस्ट आ सकती है। और फिर उस वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप बता रहा है। मेरा ख्याल है कि ये तो चीजें सॉल्ड लेदर में भी आई हैं। जी मोहम्मद अतीक, ये बेटा मैं आता हूँ सब लोगों को इंशाल्लाह बताता हूँ। अब आपको फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर? बेटा उसामा, ये जो आपने सवाल किया है इससे महसूस ये हुआ है कि आपको जरा FR1 और इंट्रो भूल गई है। तो इंशाल्लाह मैं उसामा अभी आपके क्वेश्चन का भी जवाब देता हूँ, लेकिन वैसे आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप 2 मिनट रुक जाएं और मैं पहले पुराने सवालों को एड्रेस कर लूँ तो देन इंशाल्लाह फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। तो आपके क्वेश्चंस ठीक है? जस्ट एक मिनट जरा। जी बेटा, ये मुझे पॉइंट नंबर 1 और 2 में जो एक्सप्लेन करने को कहा गया है तो वो मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा ख्याल है जो जिस तरह आप लोग मुझे कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने फिर इसका मतलब है ये सही तरह क्वेश्चन आपसे टाइम हो सका। कैलकुलेटर उठाएं। जी उसामा, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, वो तो एंड में है। तो सबसे पहले कैलकुलेटर उठाइएगा।
अब आप लोग छोड़ दें, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों से सही तरह ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकता है। जो चीजें आप पूछ रहे हैं मुझे लग रहा है कि मुझे डिटेल में डिस्कस करनी है। आप लोग फुल फोकस करें, अब हो गया या नहीं हो गया छोड़ दें, मैं बात आपकी समझ गया हूँ कि मुझे आपको काफी डिटेल में डिस्कस करना पड़ना है। आप इस तरह करें, कैलकुलेटर पे लिखें 89.6, फर्स्ट पैराग्राफ में से फिगर उठाएं। पहले प्रोजेक्टेड सेल सुन लें। ये जो बातें आप लोग कर रहे हैं इससे महसूस हो रहा है कि क्वेश्चन अभी आपके सामने जहन में उस तरह नहीं है जो होना चाहिए। 89.6 जो बेटा है ये हमारी 2007 की सेल है। सेकंड पैराग्राफ के एंड में आप आएंगे तो वहां लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी जो एग्जिस्टिंग प्लांट की है वो पुराना हो गया है, हम किसी भी सूरत करंट लेवल ऑफ 70% से ज्यादा नहीं जा सकते। तो पहले ना करें अब्दुल्ला, इस वक्त इस तरह नहीं करें, काइंडली एक मिनट जब मैं पूछूंगा तब बताइएगा। इससे फिर आप भी डिट्रैक्ट हो जाएंगे, मैं शायद कुछ और कहना चाहता हूँ, बात आपकी ठीक है, जस्ट एक मिनट। ये बेटा 89.6 मिलियन को फिर डिवाइडेड बाय 70% करके 100% कैपेसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंगली नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ें, थर्ड पैराग्राफ क्या फर्स्ट पॉइंट, जो नया प्लांट है वुड बी इंस्टॉल्ड जो होगा उसकी जो कैपेसिटी होगी वो 20% मोर देन द करंट कैपेसिटी नहीं होगी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्लांट होगी। तो 70% करके, या 70% मीन्स ये 70 हो रहा है ये असल में, अगर आप इस तरह से लिखना चाहें तो 89.6 डिवाइड बाय 70 इंटू 100 करके पहले पुराने प्लांट की कैपेसिटी फाइंड आउट की गई है और इंटू 1.2 करके नए प्लांट की टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट हुई है। और देन इसी पॉइंट के इसी फर्स्ट बुलेट के एंड में लिखा हुआ है कि फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन विच विल बी द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि हमने प्लांट अभी लेना है, तो 85% कैपेसिटी अचीव हो सकेगी। तो 89.6 क्या है, 70% कैपेसिटी, 100% निकाल ली, फिर नए प्लांट की 1.2% निकाल ली और इनटू 0.85 करके 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो गई। लेकिन देन बेटा ये जो अमाउंट है ये सेल है, स्टॉक्स नहीं है, देयरफॉर ये प्रोडक्शन भी है। तो इसी को अगर हम प्रोजेक्ट करें आगे तो क्वेश्चन के बिल्कुल एंड में नहीं कहीं जाके थर्ड फोर्थ लास्ट लाइन अगर पढ़ें तो सेलिंग प्राइस को हमें रिड्यूस करना है 2% से। तो इट मींस जो एग्जिस्टिंग अगर 100 है तो फिर रिवाइज्ड 0.98 हो जाएगी या 98%, विच एवर यू वांट टू से। तो अब मुझे ये पहले बता दें, ये वाले जो वर्ड्स हैं 1.2, 0.8, 98%, ये 2% जो सेल रिड्यूस हो रही है, ये वाला रिजॉल्व हो गया। अब जिन हजरात ने मुझसे पॉइंट नंबर 1, 2 पूछे, मुझे गुमान है कि शायद ये पहले क्लियर नहीं है। ये आप सबका क्लियर है? प्लीज मुझे आप सीक्वेंस में बताएं। अब अपने अपने क्वेश्चन छोड़ दें, मुझे तरतीब से बता दें और काइंडली सब लोग बता दें। बेटा अलमीन खान साहब भी इसलिए नहीं ले सकते, माय डियर बात तो समझने की कोशिश करें। ये 100% कैपेसिटी नहीं है, ये 100% कैपेसिटी नहीं है। 89.6 मिलियन, मैंने प्लीज पैराग्राफ के वर्ड्स तक बोलने हैं माय डियर, वो पढ़ तो सही जरा यार। सेकेंड पैराग्राफ के एंड में लिखा हुआ है कि करंट लेवल जो है वो 70% है और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माय डियर 70% नहीं है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो 100% को कहते हैं, ये तो यूटिलाइज्ड कैपेसिटी है। 89.6 is the current level of capacity utilization, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी ये नहीं है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कैसे निकलेगी? 89.6 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100 से, और जो 20% दिया हुआ है ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ने बढ़ना है। ठीक है मिस्टर अलमीन? और सर जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 70 नहीं है, ये आपकी ख्वाहिश है, ये करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी है। प्रोडक्शन कैपेसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड द करंट लेवल ऑफ 70%. This current level is not the accepted, this current level is not the installed capacity. ये तो करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन प्लांट पुराना होने की वजह से। ये ठीक है जी, अब क्लियर है ये? और कोई कंफ्यूजन इसमें? देन मैं ये जो दूसरा इसमें काम करना पड़ना था सवाल में, एक तो ये प्रोजेक्टेड सेल फाइनल हो गई है,
तो देन ये जो बजटेड सेल है वो तो ये आ गई। अब उसमें से माइनस होना था ब्रेक इवन सेल्स से। तो अब हमें ब्रेक इवन सेल निकालनी पड़नी है, ब्रेक इवन सेल, और डिवाइड बाय 127.95 इंटू 100 करने से हमारे पास 15% मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाना था। तो ब्रेक इवन सेल की वर्किंग करनी पड़नी थी। अब ब्रेक इवन सेल की अगर वर्किंग करनी है तो यू विल नीड फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, और डिवाइड बाय CS रेशियो इसलिए करनी पड़नी है कि जब आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा है तो एज सच कोई यूनिट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, हाँ अमाउंट्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो CS रेशियो करके ब्रेक इवन सेल की अमाउंट आ जाएगी। देन CS रेशियो में आपको फिर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100 करना पड़ना था। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन तक पहुंचने के लिए वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़नी थी। तो ये सारे फैक्टर्स फिर अब हम इंडिविजुअली कोशिश करते हैं कि 1 मिनट तरतीब से बात समझ आ जाए। यहां तक वैसे मेरे वर्ड्स ठीक है? अब मुझे जरा हेल्प करते रहिएगा, आई विल ट्राई कि जितना हो सकता है डिटेल में मैं डिस्कस कर लूं। अच्छा, वैसे आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी, अगर क्वेश्चन हो गया है या नहीं हो गया है, मेरी इस डिस्कशन के बाद आपने फिर सॉल्व अब इंडिविजुअली दोबारा जरूर करना है विदाउट लुकिंग एट द आंसर, क्योंकि इवन देन अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन इतना सिंप्लीफाइड नहीं है, आपको फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। जी, अब हमें बेटा चाहिए थी टोटल फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ा? हमारे पास सबसे पहले 2017 की फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए थी। सुनना है गौर से दोबारा सारे पॉइंट्स। तो हमारे पास उसकी उसी तरह से इनडायरेक्ट एक इंफॉर्मेशन थी जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आई थी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 में 89.6 इज अवेलेबल। इससे हम ब्रेक इवन सेल निकाल सकते थे विच इज 80% ऑफ द सेल। दिस सेल इज 80% ऑफ ब्रेक इवन सेल। अगर ब्रेक इवन सेल 100 है तो ये सेल 80% थी। तो यहां से फिर हमें पता चला कि 112 इज द ब्रेक इवन सेल इन 2017। फिर बेटा एक चीज हमें पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे जो कंट्रीब्यूशन होती है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो वाज 25% अवेलेबल है। तो ये जो कंट्रीब्यूशन आई एट ब्रेक इवन पॉइंट इन 2017 which will be equal to the fixed cost in 2017। गॉट इट? जिनके इश्यूज हैं मैं साथ साथ इसलिए पूछ रहा हूं कि फाइनल करना था। ये वाला पॉइंट हो गया था सबका? ये 28 समझ आ गया? देन माय डियर, अब अगर ये 17 की फिक्स कॉस्ट है तो इसमें फिर डेप्रिसिएशन 17 वाली होगी और होनी उसकी जगह चाहिए नए प्लांट की। नंबर 2 फुल कंसंट्रेट, नंबर 2। फिर उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट एक पढ़ें, इन्फ्लेशन ऑन ओवरहेड जो है वो 4% अलग एक रेट दिया हुआ है। अब जरा बीच में आए, दरमियान में तकरीबन फर्स्ट टू थर्ड पॉइंट अगर आप पढ़ें तो जो एग्जिस्टिंग प्लांट था उसकी कॉस्ट उसने 27 मिलियन दी हुई है। 15 ईयर्स अगो दिया हुआ है, ये भी वर्ड गौर से पढ़ने वाले थे, 15 साल पहले था। मैं खाली साहब वही तो बेटा बताने लगा। फिक्स कॉस्ट में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन होगी, लेकिन कौन से वाले प्लांट की? प्लांट पुराने की होनी कौन सी चाहिए? नए की। तो पिछले साल तो पिछले वाले प्लांट की होगी ना, हालांकि नई की होनी चाहिए। तो पुराने प्लांट के डेप्रिसिएशन ढूंढ रहा हूं। 27 मिलियन वॉज द कॉस्ट, 27 मिलियन वॉज द कॉस्ट, और फुल कंसंट्रेशन का रखिएगा। इट हैज अ रिमेनिंग, अब इसने ना ये 15 साल पहले लिया था, 3 साल अभी इसके रिमेनिंग पे रहते हैं। वुड बी ट्रेडेड इन, ये मैं अभी याद करवाता हूँ, वुड बी ट्रेडेड इन। तो टोटल लाइफ उसकी 18 ईयर्स थी, 15 गुजर चुके हैं, 3 और रहते हैं। तो टोटल लाइफ, कोई एस्टिमेट वगैरह तो चेंज हो नहीं रही, तो हम पुरानी डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। तो ये बनेगा 1.5 मिलियन, जो लेस करके हमने फिक्स कॉस्ट विदाउट डेप्रिसिएशन निकाली। और मैं बाकी फिगर समझाता हूँ। ये 3 मिलियन क्या है, ये 2 मिलियन ट्रेड इन क्या है, ये ट्रेड इन अलाउंस दिया हुआ।
और ट्रेड इन अलाउंस पर अभी याद करवाता हूं। देन सर इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, अब 26.5 मिलियन में इन्फ्लेशन ऐड हुई, इन्फ्लेशन का इफेक्ट लिया गया है, 1.04 कह लें आप, जिससे आपकी चॉइस है, 4 पॉइंट, लेकिन वो भी वैसे किया जा सकता था, 26.5 इंटू 1.04 अगर करते हैं आप तो वो भी इन्फ्लेशन अमाउंट आ जाती, वो भी चॉइस है। इसकी जगह मतलब ये जो वर्किंग हुई हुई है इसकी जगह अगर आप ये लिख लें, बल्कि इसकी जगह नहीं शायद, एक तो ये नहीं कि इसमें ऐड कर दें, लेकिन इन अदर वर्ड्स और करके आप कह सकते हैं 27.56 हो गई। अब ये 4% इन्फ्लेशन पहले क्यों की गई है, क्योंकि शायद डेप्रिसिएशन अलग से अवेलेबल है, उसमें इन्फ्लेशन वरना आ जाती। अब आए नए प्लांट पे जरा, नए प्लांट की कॉस्ट ढूंढने कहीं, नए प्लांट की कॉस्ट ढूंढने कहीं, पॉइंट नंबर है 0.1, 30 मिलियन, फुल कंसंट्रेट करना आप जरा, 30 मिलियन इस नए प्लांट की कॉस्ट है। तो 30 डिवाइडेड बाय 10, ये इसकी डेप्रिसिएशन बनी। अच्छा यहां रुक के ना जरा एक मिनट, ट्रेड इन अलाउंस की बात सर पूरी समझना जरा, ट्रेड इन अलाउंस जरा रिवाइज करना। ट्रेड इन अलाउंस का मतलब होता है कॉस्ट माइनस कैश पेड। जी उसामा, आप लोग आपका इंडिया कॉस्ट सुनिएगा, 2 मिलियन अगर ट्रेड इन अलाउंस है तो बेटा कॉस्ट 30 है, आप पैसे देंगे 28, जी बेनिफिट ऑफ द ओल्ड एसेट, अगर वो वर्ड याद है। एक एंट्री अगर जेन में ले जाए तो मेरे ख्याल वो सबसे बेस्ट रहेगी, लेकिन सही, एसेट डेबिट, न्यू एसेट डेबिट 30 पूरा, कैश क्रेडिट 8, और बाकी जो 2 है ये फिर डिस्पोजल अकाउंट में जाता है। तो आपको एक प्रॉब्लम यही होगी, सबसे पहले तो ये क्लियर रखें, डेप्रिसिएशन एसेट पे आनी है टोटल, लेकिन उसके लिए को फंड्स बोरो करने थे एसेट के लिए, और 10% उसका रेट था, तो हमें फंड्स 30 नहीं रिक्वायर्ड, हमें फंड्स 28 रिक्वायर्ड है स्टोरी में। तो यहां आपने नोट ये किया होगा कि इंटरेस्ट है वो 28 पे आ रहा है, क्योंकि कैश आपको रिक्वायर्ड 28 है, और देन उसको फिर 10% किया गया। ये वाला पॉइंट समझ आता है जी उमैर, आप लोग आप शायद इसकी बात कर रहे थे, why we are not taking interest on 30 rather than 28, क्योंकि कैश रिक्वायर्ड हमें, द फंड्स फॉर द न्यू प्लांट के लिए जो फंड्स हमें रिक्वायर्ड है वो सिर्फ 28 मिलियन रिक्वायर्ड है, क्योंकि 2 मिलियन तो हमें ट्रेड इन अलाउंस से बच जाना है, जो प्लांट का ट्रेड इन वैल्यू है। जी बेटा उमेर आप ठीक है, तो ये यहां तक आप मुझे बता दें, फिक्स कॉस्ट ओके। अब ये ऑब्वियसली अगर 30 मिलियन का कैश लेना पड़ता तो 30 पे लगता, अगर ट्रेड इन अलाउंस ना होता, बेच देते, बल्कि बेच भी देते अगर मिस्टर लियाकत, तो मेरा इवन देन ख्याल है कि हमें फंड्स की जरूरत 28 की पड़नी थी, 2 वैसे आ जाना था, 30 मिलियन का एसेट है। जी क्या ख्याल है लियाकत साहब? 2 मिलियन अगर उधर से आ जाना था, इवन देन फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द न्यू प्लांट शायद 28 ही रहने थे। बहरहाल आई एम अज्यूमिंग कि ये फिक्स कॉस्ट आपको समझ आ गई है फाइनली। तो ये जो फिक्स कॉस्ट है 33.3 मिलियन, नहीं अब मेरी सारी डिस्कशन के बाद बेटा, अब अब्दुल्ला आपको ये समझ आ गया, अब तो नहीं कोई इशू रह गया? वो तो यकीनन बेटा इस वक्त हम लर्निंग फेज में, इसलिए सुबह शाम लगे हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुबह भी शाम भी, कुछ पुरानी चीजें एग्जामिनर का जब दिल करता है मिक्स कर देता है, तो वी शुड मेक अ वेरी गुड एफर्ट, वी शुड ट्राई अवर लेवल बेस्ट, और अल्लाह का शुक्र हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी यकीनन अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, माँ बाप की दुआएं, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। ठीक है अब्दुल्ला शरीफ, फिलहाल बहरहाल बात समझ आ गई? बेटा इंटरेस्ट हमेशा कैपिटलाइज नहीं होता है, वो एज पर IS 23 कैपिटलाइज होता है।
तो मैनेजमेंट कॉस्टिंग में ये कोई मतलब इंटरेस्ट अदरवाइज एक पीरियड कॉस्ट है, वो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है यार, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। जी माय डियर, अब आए जरा एक और चैलेंज ये था कि एक सीएस रेशो निकालनी पड़नी थी, और सीएस रेशो के लिए हमें सेल्स तो ये थी, अब वेरिएबल कॉस्ट ढूंढ के हमें कंट्रीब्यूशन निकालनी पड़नी थी। जी ठीक है, ठीक, वो भी बात आपकी ठीक है, अतीक साहब की बात भी ठीक है। बोरिंग कॉस्ट वैसे भी बेटा हर एसेट पे कैपिटलाइज नहीं होती है उमैर, अच्छा है अतीक ने सही याद करवाया, बोरिंग कॉस्ट क्वालिफाइंग एसेट पे कैपिटलाइज होती है, और क्वालिफाइंग एसेट वो होता है जो बन रहा हो, ये तो आपने परचेज की है, बनाया लिया है, तो इसमें वैसे भी कैपिटलाइज नहीं होना। ठीक है मिस्टर उमैर, जज़ाकल्लाह अतीक साहब, सही आपने याद करवाया। देन माय डियर, अब मुझे अगर कुछ स्पेसिफिकली कोई थोड़ी सी हेल्प की जा सके रिगार्डिंग कि ये जो इतनी लंबी सी वर्किंग्स हुई हैं ये वेरिएबल कॉस्ट निकालने की, ये कुछ समझ आई है किसी को? अगर समझ आ गई हैं तो मैं फिर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करूं। जी मैडियम, मुझे जरा रिस्पॉन्ड कर दें। मसलन जरा स्पेसिफिकली हो जाते हैं डायरेक्ट मटेरियल पे। डायरेक्ट मटेरियल में मैं जरा इस पे खास तौर पे इंटरेस्टेड हूं, ये वाले पे, और क्वेश्चन का पॉइंट नंबर सेकंड बुलेट जो नीचे है, इसमें मैं खास तौर पे जरा इंटरेस्टेड हूं। टॉय लिमिटेड सॉर्ड लेदर इनमें रख के मुझे जरा 2 बॉक्सेस बनवा दें। एग्जिस्टिंग सिनेरियो है इनपुट का 100, 5% ऑफ इनपुट। रिवाइज्ड लॉस बता दें जरा मुझे, रिवाइज्ड लॉस कितना है? रिवाइज्ड लॉस, ये बिल्कुल ठीक है, उमर खालिद ने सही बताया, बाकी भी काइंडली मिनट बता दें जरा, क्या वर्ड्स क्या लिखे हुए थे? द न्यू प्लांट वुड एलिमिनेट एग्जिस्टिंग मटेरियल वेस्टेज, नए प्लांट से वेस्टेज खत्म हो जाएगी। तो देन बेटा जो रिवाइज सिचुएशन है ना, वो ये है कि 100 इज इक्वल टू 100। ये फाइनल है मेरी बात। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिवाइज सिचुएशन इज 100 इज इक्वल टू 100। इट मींस जो 95 आएगा, जो 95 आएगा डिवाइड बाय 100 इंटू 95 करके, वही फिर 100 इज इक्वल टू 100 होगा। उस पर कोई फर्दर लॉस की वर्किंग करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। मैं अज्यूम करूं कि ये मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स ओके हैं। आई एम वेटिंग फ्रॉम योर साइड, अब कोई स्पेसिफिक इशू अगर है तो। किसी का कोई सवाल अब रह गया है? ये माय डियर अब्दुल्ला शरीफ, आपने सब बिल्कुल ठीक बात की है, लेकिन मेरी बात एक जरा गौर से सुनिएगा। ये जो बेटा ओवरहेड्स होते हैं, मैं क्वेश्चन बोलूंगा पिछला सबने याद करना जरा। ये जो ओवरहेड्स होते हैं, ये यकीनन मेजॉरिटी क्वेश्चंस में तो लेबर आवर्स की बेस पे होते हैं, लेकिन बेटा ये हमेशा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन में दिया हो फिर तो ठीक है, लेकिन जरूरी हमेशा नहीं है। ये कभी कभी मशीन आवर्स की बेस पे भी हो जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्वेश्चन नंबर 5 इन वेरिएंस एनालिसिस by the name of सिग्मा शायद। जस्ट अ मिनट, जस्ट 1 मिनट। वेरिएंस एनालिसिस, या अल्लाह मदद कर मौला। बात आपकी ठीक है, सीमा ठीक है, बिल्कुल सीमा इंटरप्राइजेस ठीक है, सॉरी, थैंक यू सर। जी अब्दुल्ला शरीफ साहब, एक छोटी सी चीज आप रिवाइज करनी, बात आपकी बिल्कुल ठीक, मैं तकरीबन आपसे एग्री करता हूं, लेकिन लेबर की बेस पे मेजॉरिटी केसेस में तो ओवरहेड्स होते हैं,
लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है। सीमा इंटरवाइज वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ओवरहेड्स को मशीन आर से लिंक किया, तो अगर लेबर की एफिशिएंसी में चेंज आ भी जाए तो मशीन आवर्स की बेस पर अगर वर्किंग हो रही हो तो देन जरूरी नहीं है कि लेबर आवर्स चेंज होने से ओवरहेड्स में भी चेंज आए। हाँ आप सही कह रहे हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है, लेकिन कोई हमेशा बाय डिफॉल्ट जरूरी नहीं है। देयरफॉर अगर आप ये अज्यूम करें तो ये भी पॉसिबल है कि शायद लेबर आवर्स की जगह कोई मशीन आवर्स वगैरह की बेस पे भी हैं। बहरहाल अगर ये आप अज्यूम करें कि लेबर आवर्स की बेस है तो आपसे मैं 100% एग्री करता हूँ। किया इसलिए जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये कहना कि हमेशा होगा शायद ये भी मुनासिब नहीं है। ठीक है माय डियर अब्दुल्ला शरीफ साहब, तो ये जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर 1 मिनट दोबारा भी पढ़ जाए तो ये भी बेहतर रहेगा। जरा काइंडली के बात समझ आ गई मेरी तो बता दें, बट आपकी चॉइस है। क्वेश्चन साइलेंट है तो आपकी चॉइस है, लेकिन ये अगर आप ये कहेंगे कि हमेशा ओवरहेड्स लेबर आवर्स की बेस पे होते हैं तो इस पे जरा थोड़ा सा मुझे इतराज होगा। हाँ हो सकते हैं लेकिन कभी कभी नहीं भी होते। इट मींस मेंशन नहीं है सवाल में, तो हम क्वेश्चन में शायद अज्यूम किया हुआ है कि ये अदर देन लेबर आवर्स हैं, और अगर आप अदरवाइज अज्यूम करते हैं तो वो गलत नहीं है। माय डियर अतीक साहब, ये तो फिर स्पून फूडिंग फीडिंग वाली बात करने लगे हैं, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती है सर, इस तरह ना करें। एक स्पून फीडिंग अगर करनी है तो आप स्पून पकड़ लें, मैं कोशिश करूंगा, बुरा ना बनाइएगा, मैंने वर्ड वैसे बोल दिए, बात नहीं है। लेकिन अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, लेकिन अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, मैं शुरू होने लगा। बातें बहुत सारी हैं बीच में, तो लेट मी ट्राई, या अल्लाह मेरी मदद करना। ये अतीक साहब गेम ऑन। इसको बेटा मैंने डिवाइड बाय 75 इसलिए किया, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 75 इसलिए किया ताकि 2017 की वेरिएबल कॉस्ट आए। फिर मैंने इसे मल्टीप्लाइड बाय 45 इसलिए किया क्योंकि मटेरियल की परसेंटेज इन द लास्ट पीरियड वाज 45%। फिर इसको डिवाइडेड बाय 70% इसलिए किया गया क्योंकि ये 70% कैपेसिटी पे खर्चे थे, ये 100% कैपेसिटी पे आ गई, और हमारे नए प्लांट ने फिर अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के 1.2 पे 1.2 उसकी 20% उसकी ज्यादा है, लेकिन उसको फिर देन 85% से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर में प्रोडक्शन जो है वो 85% कैपेसिटी की बेस पे करनी है। यहां तक ठीक ठीक है मोहम्मद अदीक? अब गेम आगे, अभी आगे जैसे मैंने बीच में दो वर्किंग स्कीमें थी, गेम आगे भी आगे। देन फिर लॉस वाला पॉइंट जहन में लाएं, पॉइंट नंबर 2, सॉरी पॉइंट नंबर लॉस पॉइंट नंबर 2, ठीक है, 5% ऑफ इनपुट। देन फिर इसे डिवाइडेड बाय 100 इसलिए किया गया क्योंकि ये मटेरियल कंज्यूम्ड आया, और मल्टीप्लाइड बाय 95% इसलिए किया गया, 95 इसलिए किया गया ताकि रिक्वायर्ड मटेरियल आ जाए। और देन फिर इसको कुछ भी नहीं किया गया दोबारा किसी लॉस से मल्टीप्लाई, क्योंकि फर्दर लॉस जीरो है। लेकिन आपको एक 90% और नजर आ रहा होगा, ये 90% करने की वजह थर्ड लास्ट पॉइंट है, मटेरियल की क्वांटिटी क्योंकि हमने बल्क में खरीदनी है, इसलिए मटेरियल कॉस्ट 10% से कम होने का मतलब 90% रह जाएगी। ये डियर रतीक, मैं सही एक्सप्लेन कर गया हूं? नहीं थैंक्स वाली बात नहीं है, अब थैंक्स इंशाल्लाह मैंने कल करना है आपका। अगर आपने इसी तरह सोच के डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स को कर लिया तो इंशाल्लाह एक थैंक्स मेरी तरफ पेंडिंग है। ठीक है वैसे अतीक, क्या वो पेंडिंग तो नहीं रह जाएगा खुदा ना खास्ता? क्या मुझे आप कल याद करवा देंगे और मेरी तरफ से फिर आपको थैंक्स आ सकता है? याद करवा देंगे याद से? नहीं नहीं प्लीज याद करवा देंगे अतीक साहब, नो नो सर नहीं, मतलब प्लीज याद करवाना है। तो कल आपने जब ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है तो मुझे फिर आपने याद करवाना है, मैंने आपका थैंक्स करना है। जी मेरी तरफ कोई और क्वेश्चन तो नहीं इस सवाल से रिलेटेड? सर ये एक से ज्यादा लॉस हो तो कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, जितने मर्जी लॉस अल्लाह मालिक के देखी जाएगी, कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह रिमेन सेम डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के लॉस किसका है। देन इस तरह कीजिएगा, कोई टाइम निकाल के एक आध दिन, ये कल जरूरी नहीं है ये कल हम डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 2 जो वॉशिंगटन लिमिटेड है
इसको भी कोई 1-2 दिन बाद दोबारा टाइम जरूर दें, इस वीक में मैक्सिमम चीजें रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा ओवर अंडर प्रेशर भी नहीं करना चाह रहा आपको। ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है, इनका नहीं भी है अंडर प्रेशर भी नहीं, वो सुबह डिसाइड करेंगे। शायद वैसे तो मजा ही पड़ा है शाम को भी सुबह शाम पढ़ने का, तो मेरा ख्याल है बच्चे इंटरेस्टेड है, कल भी एक्स्ट्रा क्लास होनी चाहिए। मुझे तो खतरा है परसों भी कहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इंशाल्लाह कल सुबह हमारी नॉर्मल टाइम पे मुलाकात होगी। तो बाकी जैद आपने जो सजेशन भेजी है, मेरा ख्याल में तो ये मेरा ख्याल है बच्चे इससे एग्री कर जाएंगे। तो कल बेटा अच्छा, अब आपने टेस्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम देना है। आप इस क्वेश्चन नंबर 2 अगर अभी नहीं भी हुआ तो ठीक है, कोई नहीं, 1-2 दिन बहुत कर लीजिएगा। अब आपने टेस्ट को जरूर टाइम देना है। टेस्ट में क्वेश्चंस भी बड़े चैलेंजिंग हैं, आसान उनमें भी कोई नहीं है, तो उसकी भी कोई डिस्कशन होनी चाहिए। तो प्लीज टेस्ट को जरूर दें, कल तक मैक्सिमम टाइम दें उसे। ठीक है, अब आपने सिर्फ ये करना, नमाज पढ़ लेनी है, और नमाज पढ़ के अगर ज्यादा थक गए तो आधा घंटा बस आंखें बंद करके लेट जाना है, और नींद आ गई तो ठीक है, नहीं आएगी तो आधे घंटे बाद उठ जाना है। फिर रात का खाना खुना खा के ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मेरा तो ख्याल है जल्दी सो जाइएगा, और सुबह अर्ली फिर 4 बजे उठ जाइएगा। फजर से पहले पहले इंशाल्लाह बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। जी फजर से पहले पहले मुस्लिम, ये बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं ये फजर से पहले के लिए रख लें। फजर से लेके ईशा तक सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग है, और ईशा से लेके फजर तक कोई घंटा 2 घंटे बाकी सब्जेक्ट्स को देने हैं आपने। अल्लाह हाफिज। कोई नहीं, अतीक साहब यही जिंदगी है, चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, मैं सुकून ही नहीं लेने दे रहा। कोई नहीं, इंशाल्लाह एक दफे सुकून करेंगे आफ्टर मार्च। मार्च के बाद सुकून होगा 2 हफ्ते के लिए, बल्कि आपका तो ज्यादा होगा, आप लोग तो आखिरी पेपर दे रहे हैं। फिर आपने आर्टिकल्स की तलाश करनी है, उसमें वैसे भी काफी सुकून हो रहा है आजकल। अल्लाह हाफिज, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। इंशाल्लाह ये मुलाकातें जारी रहेंगी।